Hello friends, in this VOIQ series, we will be discussing all the electrostatics problems that came in CBSE physics papers. So this is 2023 paper and set 1 and this is 55 by 1 by 1. This is the code. So हमारा पहला जो प्रॉब्लम है वो ये है कि a point charge situated at a distance r from a short electric dipole on its axis. तो पहले ये बोला गया है एक डाइपोल्स के बारे में बोला गया है। तो एक डाइपोल क्या होता है? टू अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 2d, है ना। तो एक दूसरा चार्ज बोला गया है इसी के एक्सिस के ऊपर है एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर, है ना। सेंटर। तब ये बोला गया है कि इस डाइपोल के कारण इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो है F। तो आप ये बोला गया है कि अगर मैं इस डिस्टेंस R को बढ़ा के 2R कर दिया तो ये जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा। तो हमें पता है कि इस डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है उसके डिस्टेंस के RQ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फोर्स कितना होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है? तो फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं लिख लेता हूँ E इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाई RQ। सो मैं फोर्स को लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू QC डिवाइडेड बाई RQ। अब ये बोला गया कि इस R को बढ़ा के मैंने 2R कर दिया। इसको लिख लेता हूँ R प्राइम से, R प्राइम इज इक्वल टू 2R। तो F हो जाएगा हमारा QC, मतलब F प्राइम हो जाएगा हमारा QC बाई वो R के होल क्यूब। तो QC डिवाइडेड बाई 8 RQ। अब हमारा QC डिवाइडेड बाई RQ जो कि है ये वाला पार्ट, ये है हमारा F। तो ये हमारा नया जो फोर्स है वो हो गया ये बाई 8 जो भी हमारा है ऑप्शन P। तो हमारा जो दूसरा प्रॉब्लम है वो है 12 negative charges of same magnitude are equally spaced and fixed on a circumference of a circle of radius r as shown in figure। तो इस फिगर में मैं देख रहा हूँ कि 12 नेगेटिव चार्ज जो कि सारा है माइनस क्यू करके, तो 12 नेगेटिव चार्ज इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे है। तो हमें ये पूछा गया है कि पोटेंशियल बीइंग जीरो एट इन्फिनिटी। तो ये मानना है कि इन्फिनिटी पे इस चार्जेस के कारण इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो है। तो हमें फाइंड करना है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस सर्कल के सेंटर पे इस चार्जेस के कारण कितना फील्ड लग रहा है और कितना पोटेंशियल है वो हमें फाइंड करना है। तो निकाल लेते हैं हम लोग। तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी। तो हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10 और ये हो गया हमारा 12 चार्जेस। तो सारा है माइनस के ऊपर के चार्ज, है ना, माइनस के ऊपर के चार्ज है। तो हमें पता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, है ना। और हमारा जो पोटेंशियल होता है वो होता है एक स्केलर क्वांटिटी। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं तो अगर इसमें मैं एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज रख दिया तो इस चार्ज को ये वाला जो चार्ज है, ये वाला जो माइनस क्यू चार्ज है, ये क्या करेगा, इसके तरफ अट्रैक्ट करेगा। और ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है उस इस माइनस क्यू चार्ज के एकदम अपोजिट में वो भी क्या करेगा, वो भी अट्रैक्ट करेगा एकदम अपोजिट में। तो क्या हो जाएगा, ये भी इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अपोजिट में अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। सिमिलरली ये वाला नेगेटिव चार्ज अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा इस पॉजिटिव चार्ज को, ये वाला चार्ज अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे क्या होगा, हर एक चार्ज एक दूसरे का अपोजिट है, तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा सारा कैंसिल आउट होकर हो जाएगा 0। लेकिन ये वेक्टर जो हमारा पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर पोटेंशियल एक चार्ज के कारण इस सेंटर में हम पोटेंशियल निकालते हैं, उसका कोई डिरेक्शन नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, Q/4πε0 into R, capital R is the distance from the charge to the center charge,
तो ये हो गया एक चार्ज के कारण सेंटर में कितना पोटेंशियल बनता है। तो अगर मैं दूसरा चार्ज के कारण करते हैं तो वही सेम Q/4πε0 इंटू आर, तो ऐसे करके 12 चार्ज के कारण हो जाएगा। तो टोटल हमारा कितना होगा, -12Q/4πε0 इंटू आर, ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल, है ना। तो पोटेंशियल स्केलर होता है इसलिए ये ऐड हो गया, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है और ये हर एक दूसरे के ऑपोजिट में है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्लियर है ना। तो हमारा बी वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये बोल रहा है कि इफ द चार्जेस आर अनइक्वल स्पेस्ड। इस वाले क्वेश्चन में क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, उसमें इक्वल स्पेस्ड था, है ना। इसमें अनइक्वल स्पेस्ड, देख सकते हैं आप, ये चार्जेस इक्वल स्पेस्ड नहीं है। ऑन एन आर्क ऑफ 120 डिग्री, तो ये एक आर्क बना रहा है और ये 120 डिग्री एंगल बना रहा है सेंटर के साथ। ऑफ रेडियस आर एज शोन इन फिगर 2, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर सी। तो अब इस चार्जेस के कारण इसके सेंटर पे कितना पोटेंशियल लगेगा वो पता करना है। तो सिमिलरली मैंने पहले ही बोला लास्ट क्वेश्चन में कि पोटेंशियल होता है हमारा एक स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो हमारा जो पोटेंशियल बनेगा हर एक चार्ज के कारण, तो वो क्या हो जाएगा, उसका टोटल पोटेंशियल होगा। टोटल पोटेंशियल हमारा हो जाएगा एल्जेब्रिक सम हो जाएगा हमारा एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द नेगेटिव चार्जेस, है ना। तो हमारा वही हो जाएगा, पोटेंशियल होगा कि एक चार्ज के कारण होता है हमारा पोटेंशियल होता है Q/4πε0 इंटू लेन आर। तो अगर 12 चार्ज है इंटू में 12 हो जाएगा, सो 12 माइनस 12Q डिवाइडेड बाई 4πε0 आर। लेकिन अगर इस सिचुएशन में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोलता, क्योंकि ये वाला जो सारे चार्ज है ये अनइक्वल स्पेस्ड है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता वो हर एक के ऑपोजिट नहीं होता, है ना, तो कैंसिल आउट नहीं होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होता है इस केस में। तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, डिस्क्रिप्टिव टाइप है, तो बोल रहा है स्टेट कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड राइट इट इन वेक्टर फॉर्म फॉर टू चार्जेस। तो पहले कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन करने बोला है और फिर उसको वेक्टर फॉर्म में लिखने बोल रहा है। तो ये कूलम्स लॉ क्या होता है, अगर हमारे पास दो चार्ज है Q1 और Q2, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स काम करता है उसके बारे में बताता है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ ये बोलता है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो प्रोपोर्शनल होगा ये जो दो चार्ज है उसके मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होगा, और दूसरा होगा ये दो जो चार्ज है जितने सेपरेशन है इन दोनों के बीच में, जो जितने डिस्टेंस पे है ये दोनों, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और ये जो फोर्स लगता है ये दो जो चार्ज है इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करता है उसी के अलावा ही ये फोर्स एक्ट करता है, तो इसलिए ये जो ये जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ये सेंट्रल फोर्स भी होता है। तो हमारा F हो जाएगा Q1 Q2 बाई r²। तो अब इसको बोला है वेक्टर फॉर्म में भी लिखने, तो हमारा F हो गया, ये जो होगा है ये मैग्नीट्यूड हुआ है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r², तो इक्वल किया तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लग गया इधर, और ये जो K होता है ये होता है 1/4πε0, है ना। तो हमारा F हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। तो अगर मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो ये हो जाएगा F = 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r² इंटू में इस डायरेक्शन में आर कैप के डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन आर कैप है, ये आर वेक्टर है और इसका डायरेक्शन है आर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस कंटेन्ड इन द कूलम्स लॉ। तो इसमें और कुछ नहीं बोला गया है, ये बोला गया है कि कूलम्स लॉ से अब गॉस लॉ को डिस्क्राइब, है ना। तो
कूलॉम्स लॉ क्या बोलता है? कूलॉम्स लॉ में ये बोलता है कि अगर एक कोई चार्ज है Q1, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे निकलता है? एक स्पेरिकल सिमेट्रिक होता है। तो अगर मैं इस Q1 चार्ज के अराउंड एक स्फीयर ड्रॉ कर लेता हूँ और उस स्फीयर के सरफेस के ऊपर मैंने एक दूसरा चार्ज Q2 रख दिया, तो इस Q1 चार्ज के कारण इस Q2 चार्ज पे कितना फोर्स लगता है? एक होता है 1/4/ε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इनको मैं आर कैप, है ना। तो इस स्फीयर जो है इसके एरिया कितना होता है? एरिया वेक्टर हो जाता है 4πr² इनको इसका डायरेक्शन होता है आर कैप। तो मैं अगर इसको पढ़ लेता हूँ A फिजिकल टू 1 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ε0 इंटू 1/4πr² इंटू इसका डायरेक्शन है आर कैप। तो ये हो गया एफ डॉट में ये जो वाला जो पार्ट है 4πr² आर कैप, ये हो गया मेरा एरिया वेक्टर एफ डॉट ए इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ε0 और एफ होता है हमारा Q इंटू ई। तो Q2 कट गया, तो हमारा ई डॉट ए जो है ये हो गया Q1 डिवाइडेड बाई ε, जो कि होता है गॉस लॉ, है ना। सो मैं प्रूफ कर दिया कि ये जो गॉस लॉ है ये डिपेंडेंट है, ये जो फोर्स के इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस पे ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस वाले प्रॉब्लम में ये बताया गया कि टू चार्जेस A and B are located at points 0, 0 and A, A respectively. Let I and J be the unit vectors along x-axis and y-axis respectively. Find the force exerted by A on B in terms of I and J. तो पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा y-axis, ये हो गया हमारा x-axis। तो x-axis के नाम यूनिट वेक्टर है I कैप, y-axis के नाम J कैप। तो ये बोला गया कि ओरिजिन पे मतलब 0,0 पे एक चार्ज है Q जो कि पॉइंट A है, और एक दूसरा वाला चार्ज है 2Q जो कि है A, A पे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट B है और इस पॉइंट पे 2Q चार्ज रखा गया है जिसका पोजीशन है A, A। तो ये बोल रहा है कि ये जो A वाला पॉइंट पे जो चार्ज है इस चार्ज के कारण ये B वाले पॉइंट पे जो चार्ज है इसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा। तो फोर्स कितना क्या होगा, इस तरफ होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। तो फोर्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q मल्टीप्लाइड बाई 2Q डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस है यहाँ, ये वाला डिस्टेंस है ये। तो ये क्या बन गया है, ये एक ट्रायंगल बना है ना। और ये वाला जो एंगल है ये क्या है, 90 डिग्री है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसको लिख सकते हैं √² प्लस स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2√2²। तो ये हो गया हमारा √2a। तो क्या होगा √2a का होल स्क्वायर। अब इसका इस फोर्स का डायरेक्शन लिखना है। तो ये डायरेक्शन क्या है, इस फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है ना। तो हम इस डायरेक्शन को कैसे लिख सकते हैं, इस तरफ है। तो इस पॉइंट पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आई कैप की तरफ जाएंगे, फिर क्या करेंगे जे कैप की तरफ जाएंगे। तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगा आपका आई कैप प्लस जे कैप। अगर ये वाला चार्ज आपका 2Q वाला चार्ज अगर इस तरफ होता है ना, तो इसका डायरेक्शन क्या होता, इस वाले चार्ज का डायरेक्शन ये होता। तो आप डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, आप पहले आप माइनस आई कैप की तरफ जाते, फिर आप जाते प्लस जे कैप की तरफ। तो इसका डायरेक्शन हो जाता माइनस आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, समझ गए ना। तो ये हो गया हमारा फोर्स। तो ये निकालने बोला था कि इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालने बोलते
तो आप क्या करते, ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q² डिवाइडेड बाय 2 के स्क्वायर, तो ये 2 को कट गया, और ये इसको कैसे लिखते हैं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, √1² + 1², ये हो जाता है आपका √2q² डिवाइडेड बाय 4/εr², ये हो जाता है आपका मैग्नीट्यूड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल 160 चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 2a। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से बना हुआ है, जिन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 2a है, इस डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल प्लेन पे, मतलब इस वाले प्लेन पे, इस वाले जो प्लेन है, इस वाले प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन निकालने बोला है। तो अगर इसमें मैंने एक टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज रख दिया, तो क्या होगा, इस टेस्ट चार्ज को ये जो माइनस वाला चार्ज है ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये जो प्लस वाला क्यू चार्ज है ये क्या करेगा, इसको ये रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये हो जाएगा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये वो जो नेगेटिव चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये हो गया है ना, वो आप मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये थीटा एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये थीटा एंगल है, और इस चार्ज का, यूनिट चार्ज का डिस्टेंस इस डाइपोल से डी है। तो ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा बन जाएगा, है ना, और ये एंगल अगर थीटा है तो इसके कारण ये वाला, ये जो एंगल है ये एंगल भी थीटा बन जाता है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाता है ई cos थीटा इस वेक्टर का, और इस वेक्टर का भी इसके अराउंड पे जो कंपोनेंट है वो होता है ई cos थीटा। तो ई cos थीटा प्लस ई cos थीटा ये इस डायरेक्शन पे, और इसके वर्टिकल वाले डायरेक्शन पे इस वेक्टर का एक कंपोनेंट होगा, वो होगा ई sin थीटा, और इस वाले वेक्टर के इस तरफ होता है परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा ये भी होगा ई sin थीटा। तो ये जो ई sin थीटा है और ये ई sin थीटा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, तो ये क्या होगा, ई cos थीटा प्लस ई cos थीटा, तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है 2e cos थीटा। और इसका डायरेक्शन क्या है, ये अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है आई कैप है, तो ये इस डायरेक्शन पे नेगेटिव आई कैप है, ये कर दिया मैंने नेगेटिव आई कैप। तो हमारा ई क्या होता है, इस चार्ज के कारण इस यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, 2 × 1/4 q डिवाइडेड बाय क्या होता है r² होता है। ये r क्या है, ये डिस्टेंस इस प्लस क्यू चार्ज से इसका डिस्टेंस क्या है, ये वाला जो r है ये क्या हो जाएगा, ये d है, ये वाला जो इतना जो है इतना सा जो है ये है, तो r हो जाएगा आपका √d² + a²। तो मैं r को लिख देता हूँ d² + a² पे √, में, और ये cos थीटा क्या हो जाएगा, ये एंगल अगर थीटा है तो cos थीटा होता है, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है आपका इसका जो क्या है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, मतलब a डिवाइडेड बाई r, और r है हमारा √d² + a²। तो इसका हम क्या लिखेंगे cos थीटा को a/√d² + a² इंटू माइनस आई कैप, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E = -2qa डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू में d² + a², इस पे स्क्वायर था, वो स्क्वायर था क्योंकि r² है ना, तो ये हो गया d² + a² इंटू d² + a² पे पावर में हाफ, तो d² + a² के पावर में 1 + हाफ, ये हो गया आई कैप की तरफ। तो हमारा 2qa क्या होता है, 2qa होता है आपका डाइपोल मोमेंट, चार्ज इंटू 2a, ये 2 सेपरेशन है, ये हो गया आपका डाइपोल मोमेंट। तो
पी, 2q है, आई तक हो गया आपका पी वेक्टर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस स्क्वायर के टू द पावर 3/2। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो हम लोग अब ये देखेंगे कि ई आप वेक्टर हो गया आपका माइनस पी डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टी स्क्वायर प्लस स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब ये अगर अब ये चार्ज का जो ये यूनिट चार्ज का जो डिस्टेंस है टी, ये अगर बहुत ज़्यादा दूर में होता, मतलब ये जो इन चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है ये से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होता, मतलब टी अगर ग्रेटर देन ये होता तब क्या होता, तब अब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता माइनस पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन। तो डी ए से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इस वाले पार्ट को मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ, तो टी स्क्वायर इंटू 3/2, तो आपका ये 2 को कट जाता, तो ये हो जाता आपका 1/8, ये हो जाता तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये बोला गया है कि द डिस्टेंस ऑफ ए फार ऑफ पॉइंट ऑन द इक्विटोरियल प्लेन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हाफ्ड। तो वही सेम, मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू, जो कि मान लेते हैं सेपरेटेड बाई क्यू डिस्टेंस लास्ट प्रॉब्लम की तरह। तो अगर इस डाइपोल से फार ऑफ पॉइंट मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, मतलब ये जो डिस्टेंस डी है इस डाइपोल से, ये वही सेम बोला गया है डी, ये जो 2/8 वाला डिस्टेंस है इससे बहुत ज़्यादा दूर में है, तो वही सेम बोला गया है कि टी ग्रेटर देन 2/8। तो अब ये बोला गया है कि अगर मैं ये जो टी डिस्टेंस है इसको मैं हाफ कर दिया, मतलब टी बाई डिस्टेंस कर दिया, तो इस पॉइंट पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हाउ विल द इलेक्ट्रिक फील्ड बी अफेक्टेड फॉर द डाइपोल्स। द डिस्टेंस ऑफ ए फार ऑफ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हाफ कर दिया, टी/2 कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले क्या था, हम लोग क्या निकाले अभी, ई इज इक्वल टू माइनस पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन डी क्यू, ई इज इक्वल टू माइनस पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन डी क्यू, मतलब ई क्या हो गया, ई प्रोपोर्शनल टू हो गया आपका 1/डी क्यू। अब ये बोला कि पी को मैंने टी/2 कर दिया, क्या होगा, ई प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपका, ई प्राइम प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/d/2 के होल क्यूब, तो ई प्राइम प्रोपोर्शनल टू आपका हो गया, ये 2 क्यूब ऊपर में चला जाएगा तो 8/d/क्यूब, तो ई प्राइम आपका हो गया प्रोपोर्शनल टू, और ई 1/d/क्यूब होता है आपका, तो 80 हो जाता है, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 2 आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर प्लेस्ड along the diagonals of a square ABCD। तो 2 डाइपोल को रखा गया है, ये डायगोनल कहना, तो मतलब ये ए और सी एक डाइपोल बना रहा है, ये ए सी कहना, और ये बी कहना, और एक डाइपोल है, ठीक है। और इस जो स्क्वायर है इसका जो साइड है वो √2 मीटर बोल दिया गया है एज शोन इन फिगर। ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो इस वाले सेंटर वाले पॉइंट पे हम लोगों का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकालना है। तो पहले ड्रॉ कर देते हैं, ये होगा एक स्क्वायर, तो इसमें प्लस क्यू चार्ज है, इसमें माइनस क्यू चार्ज है, इसमें माइनस क्यू चार्ज है, इसमें प्लस क्यू चार्ज है, ये होगा इसका सेंटर। मैं अगर ये मान लेता हूँ मैं, ये आई कैप होता है, ये होता है जे कैप। तो ये इसमें इस वाले पॉइंट पे, वो वाले पॉइंट पे अगर मैं पॉजिटिव यूनिट चार्ज रख लिया तो क्या बढ़ेगा, ये जो चार्ज है डी वाले पॉइंट पे जो चार्ज है, ये इसको ये लिख दिया, इसको बी लिख दिया, इसको सी। तो ये डी वाले पॉइंट पे जो चार्ज है ये इसको क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेंगे इस तरह, और ये जो बी वाले पॉइंट पे जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस वाले एक्सिस क्या ना, ये जो इस वाले डायगोनल क्या ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। और ये वाले पॉइंट पे जो पॉजिटिव चार्ज है, ये सेंटर वाले पॉइंट पे जो चार्ज है इसको क्या करेगा, इसको फिर से रिपेल करेगा। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा सेंटर की तरफ। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये सेंटर वाले चार्ज को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा इस तरफ।
ये खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस वाले डायगोनल के अलग जो नेट फील्ड होगा ये क्या होगा, इसके अलग नेट फील्ड होगा, है ना। तो आपका क्या हो गया, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक है इस डायगोनल के अलग, दूसरा है इस डायगोनल के अलग। तो मेरे पास अब क्या है, दो फील्ड, एक ये इसको मान लेता हूँ E1, इसको मान लेता हूँ E2। दो फील्ड है जो कि एक सर्टेन एंगल बना रहा है, ये एक स्क्वायर है तो ये एंगल क्या होगा, ये टोटल एंगल है 360 डिग्री। तो 360 डिवाइडेड 4, जो ये जो हमारा इतना जो एंगल है ये तो हो गया 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री हो गया। तो ये एक ई वेक्टर है, ये एक ई वेक्टर है। तो अब मैं निकाल लेता हूँ ये E1 एंड E2 क्या है। तो आपका E1 क्या होगा, E1 होगा इस वाले चार्ज के कारण इस वाले चार्ज के ऊपर कितना फील्ड लग रहा है। तो 1/4πε0 Q बाई डिस्टेंस कितना है। अब ये वाला जो है ये √2 है, ये वाला जो है ये √2 है। तो ये टोटल एक ट्रायंगल बना लिया है। तो इस एक ट्रायंगल है जिसका ये √2 है, ये √2 है। तो ये हाइपोटेनियस क्या होगा, √2 + 2 मतलब 4 √4 हो गया 2। तो ये टोटल जो एक डायगोनल का लेंथ है वो 4 हो गया 2। तो ये वाला जो डायगोनल के जो आधा है ये हो गया 1, ये हो जाएगा 1। सिमिलरली ये भी 1 है, ये भी 1 है। आधा डायगोनल के आधा होता है 1। तो ये क्या होगा 1/4πε0 जो ये वाला चार्ज था इसके कारण सेंटर वाले चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो है 1/4πε0 Q/r², 1 के स्क्वायर। और ये जो -Q चार्ज है इसके कारण ये -Q चार्ज इस वाले चार्ज के ऊपर चार्ज इस वाले पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस में जाएगा 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई 1²। और ये दोनों का ही डिस्टेंस मिला क्या है, ये इस तरफ है ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। और E2 जो है ए के कारण इस वाले पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई 1² प्लस में इस वाले चार्ज के कारण इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई 1²। तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर 60 पर दिया तो 1/4πε0 इंटू 2Q, और ये भी होगा आपका 2Q डिवाइडेड बाई 4πε0। तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए E1 और E2 जो कि एंगल बना रहा है 90 डिग्री का, है ना। तो ऐसा था आपका, ये एक आपका वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये हो गया आपका E1, ये हो गया आपका E2। इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो ये दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगी वो क्या होगा √E1² + E2² + 2E1 E2 cos थीटा। अब हमारा थीटा क्या है वो 90 डिग्री है। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा E1² + E2²। अब E1 क्या है 2Q/4πε0, 2Q/4πε0 का होल स्क्वायर प्लस, और E2 भी सेम है 2Q/4πε0 है इसका होल स्क्वायर। तो क्या कर सकते हैं 1/4π2 डिवाइडेड बाई 4πε0। इसको अगर मैं कॉमन ले लिया 2/4πε0 इसका कॉमन ले लिया तो आप अंदर रहेगा Q² + Q²। तो √2Q तो √2Q ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्या बोला है ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला जो फील्ड है ये इस तरफ है, ये वाला जो फील्ड है इस तरफ है। तो इन दोनों के बीच में इसका डायरेक्शन होगा, है ना। तो इसका ये इन दोनों के बीच में मतलब क्या है, ये अगर आई क्या तो ये इस पाई क्या होगा इस तरह। तो इतना आई ये होगा एक्स पाई।